नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज एक बड़ा दिन, देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के परिणाम आए और चुनाव के जो परिणाम आए वो एग्जिट पोल की तरह ही एग्जिट पोल में तब्दील हो गए। दिल्ली में 27 साल बाद फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया है। कांग्रेस के 3 टर्म के कार्यकाल और आम आदमी पार्टी के 3 टर्म के कार्यकाल को पीछे छोड़ते हुए दिल्ली में भी अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना दबदबा बना लिया है और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत, जबकि 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत। 40 सीटों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को, वहीं 40 सीट का नुकसान आम आदमी पार्टी को। एक बहुत बड़ा बेंचमार्क आज देश की राजधानी दिल्ली में, दिल्ली दिलवालों की दिल्ली कही जाती है और दिलवाली दिल्ली के मतवालों ने यानी मतदारों ने ये बेंचमार्क सेट किया है कि एक बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया है। शाक का प्रश्न बना था ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन बड़े ही शानदार तरीके से दिल्ली का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है। आज इसी पर चर्चा होगी और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। जीत तो हासिल कर ही ली है, लेकिन बड़े बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, अवध ओझा, ऐसे बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी, ऐसे बड़े बड़े आम आदमी पार्टी के नेता को हार का सामना करना पड़ा है और भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है। ऐसे में आम आदमी पार्टी दिल्ली में आखिर क्यों हारी? जब बात हो रही थी कि हम बहुत अच्छे मॉडल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या वजह रही कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को इस कदर की मुंह की पटखनी खानी पड़ी है? कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे चर्चा करेंगे। आखिरकार किस तरह दिल्ली का ये जो परिणाम आया है वो किस और इशारा करता है? क्या दिल्ली में अब देश की राजनीति और देश भर में क्या राजनीति बदल रही है? आम आदमी पार्टी की ओर से करशन बापू भादरका हमारे साथ जुड़े हैं। करशन बापू, स्वागत है। पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में प्रशांत गढ़वी जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पॉलिटिकल एनालिस्ट और सीनियर जर्नलिस्ट के रूप में सतीश मोरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि दिल्ली उनका प्रदेश माना जाता था। दिल्ली में बहुत अच्छी राजनीति का दावा वो करते रहे, उन्होंने बहुत अच्छे बेंचमार्क भी वहां सेट किए और उसके बावजूद आम आदमी पार्टी को दिल्ली में एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। करशन बापू, कहाँ चूक हो गई, बताइए। जी, चूक तो नहीं, जो कर्म का सिद्धांत बेस पे हमने काम किया था, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो अपनी संस्थाएं है, जो प्राइवेट संस्था समझ के जो उसका मिसयूज किया है, हमारे लीडर को जो बदनाम करने के लिए जो ट्राई किया है, और कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्केटिंग का जो पुशिंग दिल्ली में हुआ, तो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को ऐसा हुआ कि ये थोड़ा नेगेटिव है, शायद ये इस बात में कुछ दम होगा। वो हिसाब से दिल्ली वासियों ने वोटिंग है जो बीजेपी की फेवर में किया है। लेकिन मेरी बात आगे रखूं उससे पहले मैं सबसे पहले बीजेपी को कांग्रेचुलेशन बधाई देना चाहूंगा, और जितने लोगों ने आम आदमी पार्टी को मत दिया है सभी को मैं थैंक यू कहना चाहता हूं। लेकिन ये परिस्थिति होने की जो मेन रीजन है वो 110% हम बिलीव करते हैं कि नेगेटिव मार्केटिंग बाय बीजेपी। समझो कि जो रॉन्ग एफआईआर करना, केजरीवाल जी को टीम को जेल भेजना, उसके बारे में नेगेटिव प्रचार और प्रसार करना, ये सारी चीजें मिला के, और उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है हमारी कॉपी करना। जहां तक हम फ्री में दे रहे थे उसके बारे में रेवड़ी जैसा शब्द बोल के सोफिस्टिकेटेड वही लोगों ने जो 2100 मिल रहा था उसको 2500 कर दिया, 500 का गैस की बोतल कर दिया। ये सारी चीजें आज तक जो उसके लिए रेवड़ी थी, लेकिन उसको समझ में आया कि ये मफत नहीं होता है। हर इंसान डायरेक्टली इनडायरेक्टली टैक्स भरता है, और जो नीडी है उसको ये देना ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, गवर्नमेंट की एक फर्ज है, क्योंकि गवर्नमेंट वो माउटर के रोल में है, और हमारे स्टेट या कंट्री में जो नीडी है उसको मदद करना ये गवर्नमेंट का धर्म है, जो आम आदमी पार्टी निभा रही थी। आज तक हमें गाली मिल रही थी कि आप रेवड़ी बांट रहे हो। तो ये सारी हमारी आइडियोलॉजी, हमें गौरव है कि इतनी बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट की रूलिंग पार्टी ने हमारी कॉपी करनी पड़ी। तो ये हमारा जो रास्ता उसने अपनाया, और दूसरा जो नेगेटिव प्रचार एंड प्रसार किया वो, और ये 10-11 साल का, कोई भी 10-11 साल की बात है तो कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जाता है। ये 2-4 ऐसी चीज है जो ये रिजल्ट लाने के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है।
और रैंडमली तो हम जानते हैं कि हारने के लिए भी 1000 रीजन होते हैं और जीतने के लिए भी 1000 रीजन होते हैं, लेकिन मेन फोकस जो किया जाए तो इस प्रकार का रीजन हमें दिखता है। जी ठीक है सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया उसे छोड़ दीजिए, आपकी कहाँ चूक हुई, लेकिन उसका जवाब मैं दूसरी बार जब आपके पास आऊंगी तब लूंगी। सोच के रखिएगा कि आपकी कमी कहाँ रह गई। मैं प्रशांत जी के पास चलती हूँ। प्रशांत जी, 2 मिनट में बताइए, ये जो परिणाम आज आया है किस और इशारा कर रहा है? कांग्रेस के एकदम धुआंधार प्रचार के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही भव्य विजय हासिल कर लिया है। देखा जाए तो देखिए, कांग्रेस कहीं ग्राउंड पे थी नहीं थी अलग बात थी। लास्ट टाइम उसको 4% वोट शेयर 4% मिला था, जो आज की तारीख में बढ़ के 8 से 10% तक गया है। उसकी वजह से वोट का जो पोलराइजेशन हुआ है, जिसमें आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो 2022 के चुनाव में गुजरात में आम आदमी पार्टी ने जो कांग्रेस को नुकसान किया था, वो नुकसान कांग्रेस ने आज आम आदमी पार्टी का करके भरपाई कर दिया, हिसाब चुकते कर दिया, हिसाब बराबर कर दिया और आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। क्योंकि आज की तारीख में बीजेपी को मिली हुई 48 सीट का अगर मैं अंदर जाके उसको पूरा प्रॉपर एनालाइज करूं तो कम से कम 25 सीट और 20 सीट तो मतलब दिखती हुई है कि जिसमें बीजेपी का प्रत्याशी 392 मिनिमम मार्जिन जो मिला है वहां से लेके 3500, उसके अंदर कम से कम 15 से 20 सीट आती है जिसमें बीजेपी का प्रत्याशी जीता है और वो सीट पे कांग्रेस के प्रत्याशी को 6500 से लेके 10,000 तक के वोट मिले हैं। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने समझकर गठबंधन किया होता तो आज की तारीख में ये नतीजे और ये जो इक्वेशन है वो अलग होते और हम कुछ अलग चर्चा करते होते। तो ये क्यों हुआ, मतलब सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए कांग्रेस ने ये स्टेप लिया। पहली बात, मेरी 2 मिनट आई थिंक खत्म हुई है, तो दूसरे स्पेल में कुछ ज्यादा बात करूंगा जिसमें बीजेपी ने ऐसा क्या किया कि लोगों ने उनको ऐसा पसंद किया। जी ठीक है, ये सही रहेगा। बहुत बड़ी बात प्रशांत जी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक दूसरे को जिताने के लिए अगर काम किया होता तो दिल्ली में एक कड़ी चुनौती पेश कर सकते थे। सतीश जी हमारे साथ है, सीनियर पत्रकार है, बहुत सालों से अलग अलग तरीके के चुनाव को फॉलो करते आए हैं और लोगों के सामने रखते आए हैं। सतीश जी, आज जो परिणाम आए हैं दिल्ली में, लंबे अरसे बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी और आम आदमी पार्टी को रास्ता दिखा दिया है दिल्ली की जनता ने, क्या कहना चाहेंगे? ये आम आदमी पार्टी को एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट है वो नुकसान कर गया है और भारतीय जनता पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो आज जीत के दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बिठा रहा है। और मैं तो ये बोलूं कि पहले जो लोग बोलते थे कि नरेंद्र मोदी और शाह की जोड़ी सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाई है, ऐसे ही दिल्ली राज्य में मनसुख मांडविया और मयंक नायक, 2 गुजरातियों की जोड़ी जिनको इंचार्ज बनाए थे भारतीय जनता पार्टी ने, उन्होंने जो की रोल प्ले किया है वहीं वो की रोल प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और क्या मुद्दे उठाना है वो उठा के जो काम किया है उसका एक नतीजा भी सामने आया है। और इसके हिसाब से दिल्ली की प्रजा ने क्लियर कट मैंडेट दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को ही शासन मिलना चाहिए और कांग्रेस को पूरा नकार दिया है। वोट शेयर बढ़ा होगा मगर एक भी सीट कांग्रेस को मिली नहीं है दिल्ली में, तो एक नेशनल पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलती है दिल्ली की राजधानी में, तो वो भी एक बड़ी बात है। पार्टी के लिए इंट्रोस्पेक्शन करने जैसी चीज मेरे को दिख रही है। बिल्कुल, 2 पार्टियां दिल्ली के जैसे लड़ती रही और दिल्ली कोई और उड़ा ले गया और भारतीय जनता पार्टी ने इसे शाख का प्रश्न बनाया था। इस बार पूरी ताकत झोंक दी थी और जिस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा था, लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को लेकर काफी सीरियस रूप से आगे बढ़ रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी, उन्होंने काफी अच्छे काम भी किए, दिल्ली को एक अच्छा मॉडल दिया, वहां पर अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य के दावे किए गए। खैर आज उस दाव पर भी बहुत सारे एक्सपर्ट ने सवाल उठा दिए हैं, लेकिन क्या कमी रह गई? क्या हो सकता था करशन बापू की दिल्ली में फिर से आप एक बार जनता का जो जनाधार था वो जीत सकते थे? ऐसी क्या इमोशनल जो अत्याचार किया गया दिल्ली की जनता पे कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो दिल्ली की जनता ने भी सोचा जब आपको काम करने नहीं दिया जा रहा तो हम आपको वोट क्यों करें?
क्या कहते हैं, ये जो इमोशनल अत्याचार आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जनता पर किया, क्या वही भारी पड़ रहा है? नहीं नहीं, इमोशनल अत्याचार वाली बात तो ठीक है कि भाई ये तो जो सही था वो बताते थे कि भाई हम लोगों ने हमें मत दिया है अब और हमने गवर्नमेंट चुन के दी है तो ये लोग काम नहीं करने देते, इसीलिए नहीं देते कि हम डैमेज हो और उसको बेनिफिट हो। और दूसरा रीजन ये पोजीशन आई, उसमें यदि देखा जाए तो पूरा काम की राजनीति तो हमने की है, पूरा काम किया है, वो सिर्फ हम नहीं सब लोग बोल रहे हैं। और जिसने स्टडी किया है दिल्ली वो सब जानते हैं कि कितना जो मध्यम वर्ग और नीडी और छोटे लोगों के लिए कितना अच्छा काम किया है, वो सारे लोग जानते हैं। लेकिन एक बात इसमें निकल सकती है, जो बीजेपी की स्टाइल है कि हमने जो काम किया वो काम का जो मार्केटिंग जो करना चाहिए कि ये किया, ये हम ये जानते हैं कि भाई हम रूलिंग गवर्नमेंट है तो हमारा धर्म है ये करना चाहिए, इसका मार्केटिंग और उसका कोई बैंड बाजा बजा के उसका वो करना ये ठीक है, बीजेपी के लिए ठीक होगा, लेकिन हम ये नहीं करते। तो ये जो मार्केटिंग करना चाहिए वो शायद इतना हम नहीं बता पाए, क्योंकि हमने सिर्फ हमारी ड्यूटी समझी कि हमारा हम रूलिंग में है तो हमारा ये धर्म है, और कहीं ना कहीं जितना प्रचार प्रसार ये करना चाहिए ये शायद नहीं हुआ। दूसरी बात, हमारे पास जो दिल्ली में इलेक्शन जो खर्चा आता है, आपके नेता रोज पत्रकार परिषद करते हैं डेली, अगर कोई पार्टी करती है कि नहीं करती है, आम आदमी पार्टी की पत्रकार परिषद रोज होती है, आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया पर वीडियोस आते हैं, वो रोज आते हैं, और आप कह रहे हैं हमने प्रचार प्रसार नहीं किया। मैं वो लेवल रोज बातें करते थे, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ, बजाय कि और शायद अरविंद केजरीवाल बड़े कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में हो रह गए कि हम यमुना को 2025 तक साफ कर ही देंगे, नहीं करेंगे तो इस्तीफा दे देंगे, और यमुना इतनी मैली होती रही। ये नहीं कह रही हूँ कि आम आदमी पार्टी ने की, लेकिन आम आदमी पार्टी साफ भी नहीं कर पाई। जी नहीं, मैं बता क्या रहा हूँ कि प्रचार प्रसार हमने नहीं किया ऐसा नहीं, लेकिन गुजरात का ही अभी मैं योजना का नाम भूल गया, जो ये योजना गुजरात गवर्नमेंट की थी, उससे ज्यादा पैकेज तो उसका मार्केटिंग का था, वो काम हमने नहीं किया। हम लाइटली लेते हैं कि भाई काम किया है तो लोग जानते हैं। दूसरा जो एक्सपेंसिस जो खर्चा है वो हमारा हमें ईमानदार है तो बीजेपी के पास जो फंडिंग है, इतना फंडिंग, क्योंकि ईमानदार लोग के पास इतना पैसा नहीं होता है जितना खर्चा करके लोग लालच दिया बीजेपी ने, वो हमने नहीं किया है। जी आज आप पैसों की बात नहीं कर सकते सर, आप लोग 3 बार सत्ता में आए हैं, बिना खर्च किए आए हैं। अगर जनता बिल्कुल आए, लेकिन नहीं करेगी तो नहीं करेगी। जी बिल्कुल एक्सेप्ट है, लेकिन जो बीजेपी ने जो किया है कि एनी हाउ मत चाहिए, एनी हाउ को अंडरलाइन कीजिए। हम एनी हाउ की इस तरीके से चुनाव नहीं लड़े हैं। हमको कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस था कि हमने काम किया है, लोगों को पता है और लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे और फिर से रूलिंग गवर्नमेंट में चांस देंगे। वो नहीं हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा जो मैंने शुरुआत में कहा कि नेगेटिव मार्केटिंग जो इलेक्शन से पहले गलत है, ये तो कोर्ट बताएगी, लेकिन ये नेगेटिव मार्केटिंग जो किया वो इनपुट करने में कहीं ना कहीं बीजेपी सक्सेस गई है। लेकिन बीजेपी ने, हमने तो काम करके ये भोग बने हैं, लेकिन बीजेपी ने जो हमारी मफत या तो रेवड़ी वाली बात एक्सेप्ट करके लोगों को गुमराह किया है। अब देखना ये है कि जो बोल के रूलिंग गवर्नमेंट में आए हैं, जो बोल के मत मिला है, वो कितना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये इतना इजी नहीं है, ये एक सिस्टम है, जो सिस्टम में केजरीवाल जी जो सक्सेस जाते हैं, इतने सक्सेस बीजेपी कैसे जा पाते हैं, वो देखने का विषय है। जी देखने का विषय है। वो बहुत सारे राज्यों में सक्सेसफुल सरकार चला रहे हैं सर, और सालों से चला रहे हैं। प्रशांत जी के पास चलती हूँ। प्रशांत भी नेगेटिव मार्केटिंग की बात कर रहे हैं करसन बापू, और साथ ही कह रहे हैं कि हमारे बारे में भारतीय जनता पार्टी ने गलत बातें फैलाई और इस वजह से हम हार गए, हमारी पार्टी के पास पैसा नहीं था। कितना सरोकार रखते हैं इन सारी बातों से आप? देखिए, इसमें 2-3 चीज है। हम सब जानते हैं कि बीजेपी ऑलवेज इलेक्शन मोड में बहुत ही एक्टिव होती है और उसके पास केंद्र सरकार के बहुत सारे हथियार भी है। तो भले सीबीआई जैसे अपनी संस्थाओं का यूज करके आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगा के उनके सभी नेताओं को जेल में डाल दिया। मैं ऐसा मानता हूं कि भले जेल में गए, लेकिन पार्टी जीवित थी, पार्टी का संगठन जीवित था। 2021 के कोरोना के बाद और पहली सत्येंद्र जैन की जो वो हुई, गिरफ्तारी हुई, उसके बाद मनीष सिसोदिया की हुई, उसके बाद खुद अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की हुई।
और आतिशी को सीएम बनाना पड़ा। तो ये पिछले 2.5 साल में ये सब चलने से, हथकंडे चलने से आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार एक सुसुप्त अवस्था में आ गई, मतलब टोटल डिस्कनेक्ट हो गया। सो जनता का गवर्नेंस से डिस्कनेक्ट, जो आप पिछले 5 साल में अच्छा करने गए थे, आपने शिक्षा की बात की, एक मॉडल बनाया, आपने हेल्थ की बात की, एक मॉडल बनाया, वो मॉडल कहीं पर आके अटक गया, एक बहुत बड़ा बैरियर ब्रेक आ गया था। तो खुद को बचाने में लगे रहे और दिल्ली हाथ से निकल गई, खुद को बचाने में लगे रहे, खुद को बचाने में लग गए, पूरा एडवोकेसी में, कोर्ट कचेरी में टाइम लगाया, अपना ही मनोमंथन करने लगे, तो जनता की उन्होंने नहीं सोची। और ये मामले में बीजेपी बहुत ही साफ और फास्ट है। हम सब जानते हैं कि जहां भी उसको मौका मिलेगा वो मौका वो झड़प लेंगे, और वो मौका का फायदा उठा के बीजेपी जो ऑलमोस्ट 25% वोट शेयर में थी, उनको तो सिर्फ थोड़ा, मतलब एक 2 स्टेप, जैसे बोलते हैं छलांग ही मारनी थी, वो छलांग मारने के लिए से वो वेट कर रही थी, वो अपने हथकंडे अप्लाई किए ही जा रही थी। वैसे देखा जाए, मैं पूछ रहा हूँ कि दिल्ली की जनता को मैं क्वेश्चन पूछता था कि आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देने का एक रीजन है क्या आपके पास? क्योंकि आपको शिक्षा मुफ्त मिल रही है, आपको आरोग्य फ्री, मतलब वहां का हेल्थ फ्री मिल रहा है, मोहल्ला क्लिनिक से लेके अस्पताल फ्री मिल रही है, आपको ट्रांसपोर्टेशन फ्री मिल रहा है, आपको बिजली और पानी भी घर में फ्री मिल रहा है, फ्री 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 फ्री, भले रेवड़ी हो लेकिन आपको मिल रहा है। उसके सामने बीजेपी ऐसा क्या जादू करेगी? तो एक ही चीज आ रही थी सामने कि अगर आम आदमी पार्टी 37, 38 या 40 सीट लेके आती है तो बीजेपी उसको दूसरे ही दिन उसके एमएलए को रिजाइन करवा के मेजोरिटी में घुस जाएगी और सत्ता पाएगी। या तो फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी लड़ाई लड़ती रहेगी एक दूसरे, एलजी ये नहीं करने देते, केंद्र सरकार ये नहीं। देखिए, शीला दीक्षित सीएम थी तब वाजपेयी पीएम थे, और ये वो दोनों ने बहुत ही अच्छे संकलन के साथ इंटीग्रेशन करके सरकार चलाई, एक दूसरे के ऊपर किसी कोसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने किया सिर्फ और सिर्फ, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, दिल्ली ये, केंद्र सरकार ये, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, अदानी की है, इसकी है, उसकी है। अरे भाई, आपके पास सरकार चालू है, आप कंटिन्यूएशन में बैठे हो, आप अपना काम करते रहिए, बाकी आपकी पार्टी चलाइए। काफी जेल में गए बराबर है, तो दूसरे दिन आपको छोड़ देना चाहिए, जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने छोड़ दिया था और चंपई सोरेन को बिठा दिया था, तो वो फेस का एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया था। अरविंद केजरीवाल को ऐसा लग रहा था कि अगर मैं ये छोड़ दूंगा तो ये कोई और खा जाएगा, मेरा बनाया हुआ पार्टी भी कोई खा जाएगा और मैं कहीं नहीं रहूंगा। उसके चक्कर में ये सब छोड़, मतलब पकड़ के रखा, किसी को फ्री हैंड नहीं दिया, किसी को शासन नहीं करने दिया, बाहर आके फिर अचानक से एक इमोशनल कार्ड खेल के आतिशी को बिठा दिया। उसके सामने बीजेपी आप देखिए, जुनून पे जुनून, 7 सीट पे बैठे थे, फिर भी पूरी फौज उतार दी। कांग्रेस ने आज तक उसका, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा कोई भी बड़ा नेता कांग्रेस का मैदान में नहीं था। बीजेपी के हर एक नेता, जैसे आपने नाम गिनाए सतीश मौर्य साहब ने, 2-3 नाम मैं भी ऐड करता हूँ कि विजय रूपाणी भी वहां पर सह प्रभारी थे, गुजरात से एक एमएलए अमित ठाकर भी वहां पर 5 सीटों पे प्रभारी थे, तो वो सब वहां जाके 2 बैठ गए थे। डोर टू डोर कैंपेन हो, उन्होंने, आम आदमी पार्टी ने डोर टू डोर मोहल्ला क्लिनिक बनाया हर एक स्ट्रीट, लेकिन वो डोर टू डोर प्रचार में नहीं गए, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हुआ। बीजेपी को भर कोसते रहने का, और जनता ने ये भी सोचा कि यार बीजेपी जब तक बैठी है, यहाँ कोई भी पार्टी अगर कल कांग्रेस को नहीं, इंडिपेंडेंट की भी अगर सरकार बनाए तो बीजेपी नहीं चलने देगी। तो उससे अच्छा है महाराष्ट्र कि एक किसी, मतलब डर के मारे या एक अप्रिशिएट करके, भाई डबल इंजन दे दो यार, ताकि एटलीस्ट स्थिरता रहेगी, स्थिरता आएगी तो कहीं ना कहीं गवर्नेंस चलेगा, तो एटलीस्ट हमारे काम होंगे। यहाँ तो अभी कोई जिम्मेदार आदमी ही नहीं है, यहाँ तो नो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वेश्चनिंग एंड क्वेश्चनिंग, तो उससे अच्छे ऊपर वाले को दो। तो मतलब थक कर, हैरान परेशान होकर लोगों ने, ऐसा नहीं है कि बीजेपी को 48 सीट दे दी थक कर परेशान होकर, नहीं, मेरिट वाली बात है, वोट शेयर वाली जो मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन कांग्रेस कहाँ है ये सबके बीच में? पिछले 5 साल अगर बीजेपी इतने जुनून से अपना विपक्ष की भूमिका निभा रही है, तो कांग्रेस भी विपक्ष कहीं नहीं था। तो उन्होंने कितनी मीटिंग्स की, कितनी सभाएं की, कितने, मतलब उन्होंने ट्राई किए कि भाई कहीं से मैं 1 सीट लेके आऊं, 2 सीट लेके आऊं, 5 सीट लेके आऊं। इसकी कोई तैयारी नहीं दिख रही है। लोकसभा का अभी 6 महीना भी नहीं हुआ है, गठबंधन में आप पहले बैठते हो, अभी आप गठबंधन में नहीं हो, तो ये क्या माजरा है? जब आप बोला कि 2 बिल्ली झगड़ रही है और दिल्ली चली रही है, तो ये
नुकसान होता है, ये आप लोगों को इंटरनली सोचना है। बीजेपी के पास तो सब कुछ है, वो तो उसका तो मेरिट भी है और मसल्स पावर भी है और मनी पावर भी है, वो सब आपको पता ही था। तो लड़ने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जी जी, लोकसभा चुनाव 2024 का मोमेंटम कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह खो दिया, 6 महीने में ही खो दिया। और दिल्ली के लिए तो राहुल गांधी कहीं सीरियस दिखे ही नहीं। उन्होंने कुछ सभाएं जरूर की, लेकिन वो भी सिलेक्टेड सीट्स पर की और ज्यादा जोर नहीं लगाया। उनको लग रहा था कि यहाँ अपनी दाल गलने वाली है ही नहीं। उनका इरादा सीट जीतने पर नहीं था, उन्हें आम आदमी पार्टी कितनी सीट पर हारती है शायद यही इंटरेस्ट था, क्योंकि कई राज्यों में उनका जो विपक्ष का तबका है वो आम आदमी पार्टी छीन लेगी, ये डर कांग्रेस पार्टी को सता रहा है। गुजरात में जो हुआ कि अच्छे वोट शेयर आम आदमी पार्टी को मिले, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी काफी हिली हुई थी और दिल्ली में यह साफ साफ देखने मिला। सतीश जी के पास चलूंगी। सतीश जी, यहाँ पर कौन से मतदाताओं के वोट जो है निर्णायक साबित हुए? पीडीएम फैक्टर की बात हो रही है, मुस्लिम, महिला, दलित और पहाड़ी जो वोट थे, क्या वो काम कर गए भारतीय जनता पार्टी के लिए? किन किन इलाकों से किन लोगों के वोट जो भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे और इसके बाद भी मिले हैं, जो उन्हें जिताने में निर्णायक साबित हुए हैं? मेरे जी देखिए कि दिल्ली ने एक हिस्ट्री बनाया हुआ है। 3 बार चांस दिया था शीला दीक्षित जी को और 3 बार चांस दिया है केजरीवाल जी को जी। एक ऐसा हिस्ट्री है। और एक कंटिन्यूसली बीजेपी ने कोशिश की है कि हम पावर में कभी भी आएंगे। ये 3 बार केजरीवाल जीते, फिर भी अपनी जो कोशिश थी वो भारतीय जनता पार्टी ने जारी रखी। अपना ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर था उसको बहुत जीवित रखा और जो नेगेटिव पॉइंट थे आप पार्टी के उसके बारे में लोगों को अवगत कराया। जैसे कि अभी ये अन्ना हजारे जी का भी स्टेटमेंट आया है कि मैंने बार बार केजरीवाल जी का ध्यान दोहरा है कि कुछ चीजों में नहीं जाना है और सही रूप में पब्लिक इंटरेस्ट में ही काम करना है। तो ये सब जो बातें थी उसके हिसाब से दिल्ली की प्रजा ने कोई कास्ट नहीं देखा, कोई रिलीजन नहीं देखा है, कोई पर्टिकुलर एरिया भी नहीं देखा है और दिल्ली की प्रजा ने क्लियर कट वोटिंग करके एक क्लियर कट मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है। उसमें कहीं कंफ्यूजन दिख नहीं रहा है। और उसमें आप वोट की बात करें कि प्रशांत जी ने जो वोट की बात की तो हार्डली कांग्रेस 3 या 4 फिगर में है, बहुत सीटों पे 3 या 4 फिगर में है, जो नेशनल पार्टी कहलाती है। उसके लिए बहुत शर्म की बात है कि ये 4 फिगर में उनको वोट मिले हैं, तीसरे नंबर पे है और इतने वोट भी नहीं ले जा पाए कि आप और कांग्रेस दोनों के वोट इकट्ठा करो तो भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हरा नहीं सकते जी। और इसीलिए ही ये क्लियर कट मैंडेट ही बोला जाएगा। और अभी किसको ये लोग चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, अभी जो चुनाव में वादे किए हैं वो कितने ये लोग निभाते हैं वो अगले दिन में दिल्ली की जनता को पता चल जाएगा। चलिए, दिल्ली की जनता अब मुख्यमंत्री का इंतजार कर रही है। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के ये चुनाव लड़ा है, लेकिन अब कौन सा नाम सामने आता है ये बहुत बड़ा सवाल है। और एक और सवाल शीश महल को लेकर उठ रहा है। इतना शानदार महल जब एक नेता आकर कहता है कि मैं तो झोंपड़ी में भी रह लूंगा और उसके बाद शानदार आलीशान शीश महल बनवाता है, और शीश महल में वो शीश महल उन्हें राज नहीं आया, करसन बापू शीश महल बनवाया, उस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन उसमें रह नहीं पाए, छोड़ना पड़ा। आतिशी भी वहां नहीं रह पाई। क्या अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है जो शीश महल को कोसते रहे हैं, क्या वहां मुख्यमंत्री बनकर शीश महल में रहने जाएंगे? बिल्कुल, ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है और शीश महल और ये चुनाव के रिजल्ट से कुछ खास नतीजा जो आया है उसको खास कुछ ट्यूनिंग हो ऐसा मुझे पर्सनली नहीं लग रहा है, क्योंकि ये तो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स था। प्रवेश वर्मा का एक इंटरव्यू मैंने सुना, उन्होंने कहा कि ऐसे शीश महल में तो जो दावेदार है मुख्यमंत्री पद के, उन्होंने कहा कि ऐसे शीश महल में तो कोई दुबई के शेख ही रह सकते हैं, कोई मुख्यमंत्री नहीं रह सकता। अगर मैं बना तो मैं नहीं रहूंगा। तो ये तो अच्छी बात है, जो बोला है वो इम्प्लीमेंट करे। बोलने में तो ऐसे भी माहिर है बीजेपी, जो बोला है तो उसका इम्प्लीमेंट करे और इम्प्लीमेंट
इनोसेंटली होना चाहिए, पार्ट ऑफ मार्केटिंग नहीं होना चाहिए। पार्ट ऑफ मार्केटिंग क्या है कि देखो मैं नहीं रहूंगा, यदि नहीं रहना है तो उसको इनडायरेक्टली बेनिफिट पूरी दिल्ली में होता है। तो ये इनोसेंट पार्ट नहीं है, ये पब्लिक का वो लेने के लिए शायद ऐसा कर सकते हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि शीश महल से और ये रिजल्ट से कुछ खास लेन देन नहीं है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। और वहाँ ये केजरीवाल के लिए या तो मोदी साहब के लिए या तो राहुल गांधी के लिए नहीं है, ये सीएम जो चेयर होती है उसको इम्पोर्टेंट, डेजिग्नेशन का इम्पोर्टेंट होता है, उसके लिए है। और शायद मैं रिपीट कर रहा हूँ कि शायद जो नेक्स्ट सीएम बीजेपी से आते हैं वो पार्ट ऑफ मार्केटिंग यदि शीश महल को ठुकराए तो उसकी आइडियोलॉजी और उसका कुछ सोच होगी, लेकिन यदि इनोसेंटली वो ना रहे तो उसकी जो सिंपल सिटी है वो उसको उससे प्रभावित हो गए। जी ठीक है सर। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, अवध ओझा, बड़े बड़े नाम, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये किस और इशारा करता है? क्या आम आदमी पार्टी अब बैकफुट पर है? क्या आम आदमी पार्टी अब ढलती शाम हो रही है? अगर बड़े बड़े नेताओं को, अगर राष्ट्रीय संयोजक को घर बैठने की बारी आए तो ये इतना ही बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए जितना नरेंद्र मोदी को अयोध्या में कम सीट मिलना था। वहां तो चलो जैसे तैसे जीत गए, लेकिन यहाँ अरविंद केजरीवाल तो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। ऐसा क्यों हुआ? इतने बड़े बड़े नेताओं को घर बैठने की नौबत क्यों आई? बिल्कुल बिल्कुल झटका नहीं है। हम 12-13 साल के हैं, इतने साल में जो कुछ हमने अचीव किया, लोगों के दिल में हमको जो पार्टी को जगह मिली वो इंटरनेशनली बहुत बड़ी बात है। और टीका और प्रशंसा ये दोनों की बीच में बैलेंस रखना जो हमें आता है वो शायद दूसरी पार्टी को नहीं आता है। इसीलिए मैं पूरे दिन से ये बोलता आया हूँ कि बीजेपी को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका जीत जो मिली है वो जीत का आनंद लीजिए और राम रूति को चाहिए। और दूसरी साइड है कि कोई हारा है तो ये हारने, सामने वाला जो हारा है वो हार का आनंद लेके रावण वृत्ति की साइड मत देखिए। तो हमारे लिए कोई कल हमारी है, आज जो हुआ वो कर्म हमारे हाथ में, जो कर्म है हम ताकत से कर्म करेंगे। हमारा एक भी कार्यकर्ता का जो उत्साह है, उत्साह में रत्ती भर भी कोई चेंज नहीं आया है। मैं कई बार बोला हूं ना कि इंदिरा गांधी का, वाजपेयी का एग्जांपल देता हूं कि वो लोग भी चुनाव हारे थे, नेक्स्ट चुनाव में पीएम बने थे। हार जीत का रीजन भी बहुत होते हैं और हार जीत डेमोक्रेसी में आम बात है। हम मंथन करेंगे, कुछ इसमें से सीख लेंगे और पूरी ताकत से दिल्ली की और देश की सेवा में लग जाएंगे। क्या कम पड़ा उसको पुरवार करके आज हमारे पास विरोध पक्ष का जो काम करने का मौका मिला है, तो दिल्ली के लोगों के लिए हम इतनी ताकतवर बन के विरोध पक्ष के रूप से काम करेंगे और लोगों का आवाज उठाएंगे। कोई चीज वो ये तो बात ये हुई कि समझो कि ये रिजल्ट आ गया तो पार्टी खत्म हो गई, वो सामने वाले लोग शायद सोचते होंगे। हमें कोई इतना जरूर है कि मंथन करना है, क्या कमी पड़ गई, क्या दिक्कत आई, इसमें से हम बोध लेंगे और पूरी ताकत से वापस आएंगे। ईवीएम में गुजरात में और देश में लग रही है आपको ईवीएम में गड़बड़ हुई हो, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ईवीएम में जी, ईवीएम में ये स्टेज पे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, उस पे भी हम स्टडी करेंगे, यदि ऐसा कुछ है तो हम आवाज उठाएंगे। लेकिन हम वो टाइप के पॉलिटिशियन नहीं है। कांग्रेस को ये आदत है कि डायरेक्ट टेक्नोलॉजी पे वो कर दे। हम तो पॉजिटिव लेंगे, यदि किया है यदि तो उसको मुबारक, यदि ऐसा करने के बाद भी हमें क्यों नहीं जीते। हम तो पॉजिटिव है, कुछ मंथन करो, हमारी साइड से जो कमी रह गई उसका स्टडी करो। ये लुल्ला बचाओ जो बोलते हैं ना, लुल्ला बचाओ हमें नहीं करना है। हम मंथन करके पूरी ताकत से वापस आएंगे, कोई चिंता का कारण नहीं। चलिए मंथन करते हैं और कितनी पार्टी स्ट्रॉन्ग रह सकती है उस पर नजर बनी रहेगी। प्रशांत जी, कौन बन सकता है दिल्ली का मुख्यमंत्री? बीजेपी झटका देने में माहिर है, झटका भी दिया और नई सरप्राइज भी देंगे। बोला जाता है प्रवेश वर्मा, देखिए जो भी आएगा वो इन 48 एमएलए में से आएंगे। लोगों के नाम आ रहे बांसुरी स्वराज, मनोज तिवारी, कोई और एमपी, लेकिन ये बाहर से लाने का मतलब है। क्या रमेश बिधूड़ी होंगे रेस में? नहीं, रमेश बिधूड़ी देखिए हार चुके हैं आतिशी के सामने। तो जो भी आएगा वो जीत के जो एमएलए आए, क्योंकि बीजेपी के लिए सबसे पहले विधायक दल जो भी बैठेगा, और आप जो बोल रहे हो कि सच्ची लोकशाही किसको बोलेंगे कि भी विधायक दल जो है उनका नेता चुनना है। तो अगर बाहर से लाना है तो इन विधायकों की आपको कहाँ जरूरत है।
तो जो भी आएंगे इनमें भी आएंगे, और इनमें जो भी आज तक, क्योंकि पहले 3 थे फिर 7 थे उनके एमएलए पिछले 10 साल में, तो ये 7 में से अगर कोई अच्छा रिपीट होके आया है, जो बड़ी मात्रा में जीत के आया है, जिनको जिम्मेदारी दी थी उन्होंने कोई और सीट ऐड किया है, और कोई और जिम्मेदारी अच्छी जगह निभाई है लोकसभा में, जो कोई बाहर के राज्य की दी है और वहां काम करके आए और यहाँ भी अच्छा काम किया है, तो उनमें से भी रमेश भिदोड़ी आउट ऑफ द रेस है, मनोज तिवारी आउट ऑफ द रेस है, और नया नाम देने में बहुत ही माहिर है बीजेपी, और वो झटका बहुत ही जल्दी 2-3 दिन में मिल जाएगा, क्योंकि अभी निरीक्षक अपॉइंट किए जाएंगे, लोकल दिल्ली में बैठे हैं तो वो निरीक्षक जल्दी वहां जाएंगे, और शायद कल, मुझे लग रहा है कल ही विधायक दल की बैठक बुलाएंगे और उसमें ये नेता चुनेंगे, बहुत ही जल्द शपथ विधि करेंगे, क्योंकि बीजेपी को भी और भी जुनून है कि जल्द से जल्द शपथ करके शासन हाथ में लेके पुरानी फाइलें सब चेक करके जो एसीबी को कल भेजा है अरविंद केजरीवाल के घर, तो बहुत जल्दी गिरफ्तारी करवानी है, क्योंकि ऑलरेडी प्रोसेस में है काफी सारी चीजें, तो ये सबको फटाफट अंदर भेज दो ताकि दूसरा काम शुरू और हमारा भी काम शुरू हो जाए। उस तरीके से मुझे लगता है कि ट्यूसडे वेडनेसडे तक ये शपथ विधि का प्लान भी ये लोग कर लेंगे, और अभी तो ये मेजोरिटी अच्छी आई है, जो भी आएगा वो आरएसएस बैकग्राउंड से होगा, जो हो सकता है ओपन कैटेगरी से होगा, मैं जो बोल रहा हूँ जनरल कैटेगरी से, क्योंकि बीजेपी जनरली एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को आगे नहीं बढ़ाती है, तो जो भी आएगा आरएसएस प्लस ओपन कैटेगरी कॉम्बिनेशन, जिसने पास्ट में कोई बढ़िया जवाबदारी आरएसएस की या प्रचारक संघ प्रचारक की या संघ में कोई बड़ी जिम्मेदारी, और जो लो प्रोफाइल हो, जो अभी तक कहीं दिखा हो, जिसके पास कोई बड़ी हो सकता है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लेवल की भी जिम्मेदारी ना हो, वो लेवल का कोई बंदा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक और छोटा सा जवाब, शीश महल को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर दिया गया है कि अब अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का वहां रहने जाएगा तो टीका तो होगी ही, आलोचना होगी ही, क्या कहेंगे अब शीश महल का क्या होगा? नहीं, वो जो आएगा शीश महल में ही रहेगा, चिंता मत करो, क्योंकि बीजेपी को ये सब कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो हम विरोध पक्ष में जब होते हैं, विपक्ष में होते हैं, तभी ये सब, मतलब हम जो करते हैं वो सब लीला है, आप सब जो करते हैं वो भवाई होती है, तो जो भी आएगा शीश महल में ही रहेगा। क्या, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं तो मोदी जी का आरसीआर, अभी 7 आरसीआर में क्या प्रॉब्लम है, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी थे, तो वहां क्या प्रॉब्लम है, फिर भी से बढ़िया 20,000 करोड़ का बंगला बन रहा है पीएम हाउस, तो वो कोई फर्क को नहीं पड़ता है, जो आएगा मस्त शीश महल में रहेगा, और हम सब शीश महल के बाहर कहीं नजर दिखेंगे, मतलब ऐसे दिखेंगे अपॉइंटमेंट के लिए, तो चिंता मत करो, ऑपरेट होगा पूरा। सतीश जी से एक आखिरी और छोटा सा जवाब ले लेती हूँ। सतीश जी, दिल्ली की जनता क्या चाहती है, क्या मिलना चाहिए उन्हें, सरकार कोई भी हो, दिल्ली की जनता की क्या समस्याएं हैं जो सुलझनी चाहिए, एक छोटा सा जवाब। तो ये दिल्ली में जो पॉल्यूशन का इश्यू है, ट्रैफिक का इश्यू है, और दिल्ली की प्रजा को ये जो कॉरपोरेशन के बेसिक एमिनिटीज जो होती है उसके लिए जो इश्यूज है उसके सॉल्यूशन लाएंगे। और दूसरा, प्रशांत जी की बात को एक मैं दोहराता हूँ कि ये चीफ मिनिस्टर जो चुनना है उसके लिए, और ये जो मेजोरिटी आई है, ये हम हरियाणा का इलेक्शन देखे, महाराष्ट्र का इलेक्शन देखे या दिल्ली का इलेक्शन देखे, तीनों में जो भारतीय जनता पार्टी के पीछे बैकग्राउंड में रह के आरएसएस ने जो काम किया उसका भी एक नतीजा है। तो ये जो प्रशांत जी ने बोला कि आरएसएस बैकग्राउंड वाले को ही चीफ मिनिस्टर बनाने का जो एक रवैया होता है भारतीय जनता पार्टी में, वो आएगा। और भारतीय जनता पार्टी जैसे बोला कि लो प्रोफाइल लोगों को ही आगे बढ़ाते हैं, जैसे गुजरात में जिसको पता भी नहीं था भूपेंद्र भाई को बनाए, जैसे ये राजस्थान में भी बनाए चीफ मिनिस्टर, तो ऐसे कोई नया ही चेहरा लाएंगे, मगर उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये हमारे कंट्रोल, हाई कमांड के कंट्रोल में रहेंगे, वो हम जो बताएंगे वो दिशा में काम करेंगे। तो दिल्ली की जनता को अभी भारतीय जनता पार्टी को शासन में आके ऐसा काम करके दिखाना चाहिए कि लोग जो आज के दिन में वोट दिया है या तो रिजल्ट दिया है उसका कुछ लोगों को फील होना चाहिए कि हमारा जो शासन है उसमें कुछ बदलाव आया है। वही अगले दिन में भारतीय जनता पार्टी टिक पाएगी। अदरवाइज ये 27 साल जो वेट करना पड़ा है वो ऐसे कई बार वेट भी करना पड़ता है।
जी बिल्कुल, दिल्ली की जनता ने एक बड़ा मैंडेट दिया है, लेकिन उस मैंडेट पर भारतीय जनता पार्टी को खरा उतरना भी होगा। कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन बहुत सारी समस्याएं बनी हुई है, लोगों को अपने वोट का रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में दिल्ली ने जो इतना बड़ा निर्णय सुनाया है, उसका कितना रिटर्न भारतीय जनता पार्टी दे पाती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और उस पर बिल्कुल नजर बनी रहेगी। मुख्यमंत्री कौन बनता है, उस पर भी नजर बनी रहेगी और कैसे दिल्ली का शासन चलता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बेंचमार्क सेट किया है। शीला दीक्षित जी की जो सरकार थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद केजरीवाल की सरकार ने भी कुछ साल बहुत अच्छी तरह से काम किया। पिछले 1-2 साल उनके गड़बड़ा गए और वही 1-2 साल इस बार सत्ता पर भारी पड़ गए हैं। लेकिन आने वाला वक्त दिल्ली के लिए, देश की राजधानी के लिए क्या लेकर आता है, उस पर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया सारे व्यूअर्स को हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, ये सारी बातें आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए और अगर चैनल पर नए आए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर जाइएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर जाइएगा। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, जरूर शेयर कीजिए। देश की राजधानी दिल्ली ने जो मैंडेट दिया है, उसकी बातें, उसकी अंदरूनी बातें लोगों तक पहुंचना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।